हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा अकेडमी से। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, जिसमें से आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.5 में जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, जितनी भी शब्द समस्याएं दी गई हैं, हम उन्हें आपको समझा पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन पहले मैंने लिखा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम हॉस्टल्स में रहते हैं तो जो रूम का खर्चा होता है, रूम का जो किराया होता है, वह तो हमें मंथ का देना ही देना होता है। चाहे फिर आप उस कमरे में वहाँ 20 दिन रुके हों, चाहे फिर पूरे के पूरे महीने रुके हों। लेकिन वहाँ जो मैस सिस्टम होता है, हॉस्टल के साथ में मैस भी होते हैं जहाँ से हमें भोजन मिलता है, खाना खाने को मिलता है। तो जो मैस का सिस्टम होता है वो ये होता है कि जितने दिन या जितने टाइम का आप वहाँ से भोजन लेंगे, उतने दिनों का आपको भोजन का खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपने खाना खाया ही नहीं है तो उस दिन मैस वाले आपसे भोजन का खर्चा नहीं लेते हैं। तो इसी तरीके से आप एक समझ सकते हैं कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग तो नियत है। तो ये जो एक भाग नियत है, हम उसे सोच सकते हैं कि वो जो हमारा कमरे वाला खर्चा है वो हो गया हमारा नियत भाग, वो तो हमें देना ही देना पड़ेगा। और जो शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, तो वही हमारा मैस वाला सिस्टम हो गया। जितने दिन आप खाना खाओगे उतने दिन के पैसे दे दोगे, और जिस दिन आपने खाना नहीं खाया है उस दिन के पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। इसमें हमारी फर्स्ट स्थिति दी गई है, फर्स्ट जो केस दिया है, जब एक विद्यार्थी का नाम इन्होंने दे दिया ए, जो 20 दिन भोजन करता है, वह रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है। अब उसे महीने का कमरे का खर्चा तो देना ही देना पड़ेगा, साथ में उसने 20 दिन भोजन लिया है अब महीने में, तो वो 20 दिन के खाने का खर्चा दे देगा। और कुल मिलाकर के उसने दिए हैं 1000 रुपये। जबकि एक विद्यार्थी बी, अब वो दूसरे विद्यार्थी की बात बता रहे हैं, जो 26 दिन भोजन करता है। अब महीने का खर्चा तो उसने भी ए के ही बराबर देना है, जितना ए ने दिया उतना ही बी ने दिया। लेकिन वहाँ खाने का अंतर हो गया, उसने तो 20 दिन खाया है और इसने 26 दिन वहाँ हॉस्टल में खाना खाया है, तो वह 26 दिन के पैसे दे देता है। तो वह कुल मिला करके देता है 1180 रुपये। तो हमें क्या पता करना है, नियत व्यय, कमरे का खर्चा कितना है। नियत व्यय का मतलब हम मान के चल रहे हैं, बाकी इन्होंने कहा नहीं है खर्चा है, एक नियत है, फिक्स्ड है, जो कि सभी को देना ही देना है। तो एक नियत व्यय याद करके बताना है, और रोज का खाना कितने रुपए में वो देते हैं वो हमें याद करके बताना है। क्वेश्चन में जो भी हमसे पूछा जाता है वही हम मान करके चलते हैं, ऐसा हम बहुत सारे क्वेश्चनों में अब तक करते हुए आ रहे हैं। तो वही काम हमें यहाँ करना है। जो हमसे पूछा गया है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, इसी को हम मान लेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे, माना नियत व्यय बराबर x रुपये के बराबर, और साथ ही जो हमारा प्रतिदिन वाला है तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य बराबर वह हमें दिया गया है रुपये y, ऐसा हमने मान लिया है। अब यदि हम स्थिति 1 के अनुसार पढ़ें, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है उसमें उन्होंने बताया है जो विद्यार्थी ए है वो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये दे देता है। उसमें एक तो उसने दिया नियत व्यय तो उसे देना ही देना है, साथ में उसने 20 दिन खाना खाया। जब एक दिन का खाना y रुपये में मिल जाता है तो 20 दिन का खाना हमें मिलेगा 20 y रुपये में, तो कुल मिलाकर के खर्चा हो गया x + 20y। लेकिन उन्होंने हमें बता दिया है कि कुल खर्चा उसने 1000 रुपये दिया है, तो हम उसे बराबर रख देंगे 1000 रुपये के। ये हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 1। और स्थिति 2 के अनुसार वह कह रहे हैं कि जो छात्र B है वह 26 दिन भोजन कर रहा है। अब x रुपये तो उसे नियत व्यय के देने ही देने हैं, जो हमने नियत व्यय माना है, और प्रतिदिन के हिसाब से 26 दिन का जो भोजन हो गया वो हो गया 26 y रुपये का। लेकिन उन्होंने यह भी बता दिया कि वह 1180 रुपये उसके अदा करता है। तो ये हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों को हम हल कर लें। आपको जो भी विधि अच्छे से समझ में आई हो आप उससे हल कर सकते हो। हमें सबसे ज़्यादा जो आसान लगती है वो विलोपन विधि है, क्योंकि इस केस में भी आप देख रहे हो x के जो गुणांक हैं वो पहले से बराबर है, ना कुछ गुणा करनी है ना कुछ भाग करना है, सीधे सीधे इन्हें घटा लेना है, आपको y का आंसर मिल जाएगा। तो हम इसीलिए इस क्वेश्चन में विलोपन विधि लगा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ सबसे ज़्यादा आसान है।
तो विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, हल करने के लिए फिर से दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। दूसरी समीकरण और दोनों समीकरणों को घटा लेने पर, क्योंकि ये दोनों समान चिन्ह में दिए गए हैं इसलिए घटाने पर ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 26y माइनस के हैं, 20y प्लस के हैं। यदि हम इन्हें हल करेंगे तो हमें मिलेंगे -6y। ऐसे ही 1000 में से 1180 घटा लेने पर माइनस में 180, माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर 6 का भाग करेंगे तो 6 तिया 18 और 0, तो y हो जाता है हमारा 30। अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 1 में लगा लें और हम ज्ञात करके बता दें x का मान कितना आएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 देख रहे हैं, हमारे पास है समीकरण 1 x + 20y बराबर 1000। तो x + 20 गुणा y का मान हमें मिला 30 बराबर में 1000। तो x + 30 की गुणा 20 में कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 600 बराबर में 1000। x बराबर जैसे ही हम 600 घटाएंगे 1000 में से तो हमें मिल जाएंगे 400। तो x का मान हो गया हमारे पास 400। अब हमने माना क्या था, हमने माना था नियत व्यय बराबर रुपये x, तो हम आंसर में लिख के बता देंगे उन्हें। अतः नियत व्यय बराबर रुपये x और x का मान हमें मिल गया 400। और साथ में हमने माना था प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तो फिर से यही लाइन लिख के बता देंगे, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य बराबर रुपये y माना है और y का मान हमें मिला है 30। तो वहाँ जो हॉस्टल है वहाँ जो नियत व्यय है वो 400 रुपये है और प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य वो ले लेते हैं 30 रुपये। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और सेकंड क्वेश्चन, हमने यहाँ सेकंड क्वेश्चन भी लिख के रखा है। क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। उनका जो स्कोर हुआ है, एक टेस्ट उन्होंने दिया उसमें उन्हें 40 अंक मिले हैं यश को। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, जब वो सही उत्तर देते हैं किसी भी प्रश्न का उन्हें 3 अंक दे दिए जाते हैं, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। इसका मतलब है इस जो टेस्ट उन्होंने दिया है उसमें नेगेटिव मार्किंग की गई है। जैसे ही वो क्वेश्चन गलत करते हैं तो उनके अंक भी काटे गए हैं। अंक तो मिलने हैं ही हैं सही उत्तर पर, लेकिन अगर वो गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए उनके अंक काट लिए जाते हैं। तो 1 अंक की कटौती जब वह कर लेते हैं और 3 अंक सही उत्तर पर दे देते हैं तो उन्हें कुल मिलाकर के स्कोर मिलता है 40। लेकिन यदि हम उन्हें सही उत्तर पर 4-4 के हिसाब से नंबर दें और जो गलत वाले आंसर हैं, उन्होंने जो गलत अशुद्ध आंसर दिए हैं उन पर वो 2-2 के हिसाब से सारे अंक काट लें। अब हमने सही उत्तर के जब नंबर बढ़ा दिए 4-4 तो अशुद्ध के भी उन्होंने बढ़ा दिए, 2-2 काटेंगे अब। लेकिन यश का जो स्कोर है वो हो जाता है 50 अंक। तो वह पूछ रहे हैं कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब यहाँ प्रश्नों की संख्या निकालने के लिए हमें 2 नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है सही उत्तर और एक आ रहा है अशुद्ध उत्तर। यदि हमें इन दोनों की गिनती पता चल जाए कि उसने सही आंसर कितने दिए और गलत आंसर कितने दिए, तो कुल मिलाकर के क्वेश्चनों की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही आंसर रहे होंगे। तो यदि हमें पता चल जाए कि उसने सही उत्तर कितने दिए हैं और गलत उत्तर कितने दिए हैं, तो हम यही मान करके चलेंगे क्वेश्चन में। माना सही उत्तरों की संख्या बराबर है x और साथ में अशुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर हो जाएगी y। जब हम प्रश्न निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ करके हम बता देंगे। लेकिन अभी हम पहले पढ़ लेते हैं स्थिति नंबर 1। स्थिति 1 में कह रहे हैं यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए हैं। स्कोर कितना हो गया उनका 40। कब हुआ, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही उत्तर हमने दिए x और प्रत्येक प्रश्न पर उन्हें 3 अंक दे दिए जाते हैं, तो कुल मिलाकर के उन्हें अंक मिल गए 3x। लेकिन अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती भी की जाती है। हमने अशुद्ध उत्तर दिए y, काटने का मतलब होता है अब हम माइनस कर रहे हैं उसमें से और 1 अंक के हिसाब से कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन पर 1-1 नंबर हम काट रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस में 1 गुणा y। तो हमें समीकरण मिल जाती है 3x - y बराबर 40, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से यदि हम स्थिति 2 की बात करें तो स्थिति 2 में कह रहे हैं
यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते। सही उत्तर दिए x, उनमें वह 4 के हिसाब से नंबर दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर के अंक मिले 4x। तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाते हैं। अशुद्ध उत्तर जितने भी उन्होंने दिए हैं उस पर वह काट लेते हैं 2-2 नंबर के हिसाब से, तो उनका जो स्कोर है वो हो जाता है 50। साथ ही आप इस समीकरण में देखें तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हमें मिल जाता है 2 कॉमन लेने पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ 2 से जाएगा 25 बार समीकरण नंबर 2। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये करना है। फिर से एक बार देख लीजिए। जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो सही उत्तर पर 3 अंक के हिसाब से हमने उन्हें दे दिए, प्लस कर लिए, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती कर ली। तो अशुद्ध वाले उत्तरों से हमने -1 की गुणा करते हुए उन्हें घटा दिया है। इसी तरीके से अगली बार में सही उत्तर थे x, उस पर हमने दिए 4 के हिसाब से, और जो गलत उत्तर थे उस पर हमने काट लिए 2 के हिसाब से। कुल उनका स्कोर हो गया 50। इस तरीके से दोनों समीकरणें बन जाती हैं। फिर से इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से ही हल करके आपको बताएंगे। क्यों बताएंगे? आप देख रहे हैं y, यहाँ गुणांक फिर से 1 और यहाँ पर भी गुणांक 1 ही है। फिर से हल करना विलोपन विधि से बहुत आसान हो जाएगा, तो इसीलिए हम दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करके बता रहे हैं। विलोपन विधि से हल दोनों समीकरणों को लिख लें हम, जो भी हमें दी गई हैं। 2x - y बराबर 25। फिर से ये जो हमें काटने हैं समान चिन्ह में है, तो फिर से हम यहाँ करेंगे घटाने पर। सभी के चिन्ह बदल दें, माइनस, ये माइनस वाला है प्लस, ये प्लस में है तो ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3x में से 2x घटाने पर x, 40 में से 25 घटाएंगे तो 15, यह हमें मिल जाता है x का मान। अब यदि हम इस x के मान को समीकरण 1 में लगा लेते हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें मिलेगा समीकरण 1 से 3x - y, तो 3 गुणा x का मान माइनस में y बराबर में 40, 15 × 45 माइनस y बराबर 40, और जब हम y का मान हल करेंगे तो y हमें मिल जाएंगे y बराबर 5। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है x बराबर 15, अर्थात सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तर उन्होंने दिए थे 15 और y बराबर 5 का मतलब है अशुद्ध उत्तर उन्होंने दिए थे 5। 15 क्वेश्चन उन्होंने ठीक किए हैं और 5 क्वेश्चन उन्होंने गलत किए हैं। अब हमें पता करना है कुल प्रश्नों की संख्या। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, सही वाले और गलत वाले, कुल मिलाकर के हमें पता चल जाएगा प्रश्नों की संख्या। तो हमने लिख के बता देंगे। सही उत्तरों की संख्या हमारे हिसाब से कितनी हो गई? सही उत्तरों की संख्या बराबर x थी तो 15 हो गया, और अशुद्ध उत्तरों की संख्या हमने y माना था तो वह हो गए 5। तो इस तरीके से कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 15 + 5 बराबर 20 प्रश्न। इस तरीके से जो प्रश्न पत्र लिया है उन्होंने, जो टेस्ट लिया है, उसमें कुल मिलाकर के 20 प्रश्न दिए गए हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, उसे भी समझ लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से एक राजमार्ग का मतलब है एक सीधी सड़क हमें दी गई है। यह हम बना लेते हैं सीधी सड़क। मान लीजिए ये सीधी सड़क दी गई है राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं। एक स्थान हम यहाँ मान लेते हैं A और दूसरा स्थान हम यहाँ प्रदर्शित कर लेते हैं B। 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच की जो दूरी है वह 100 किलोमीटर बताई गई है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। अब एक गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाती है, एक कार, और दूसरी कार यहाँ खड़ी हो जाती है। दोनों एक ही साथ चलेंगी, चाहे वह इस दिशा में चल रही हों चाहे विपरीत दिशा में चल रही हों। हमें दोनों कारों की चाल पूछी गई है, तो इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे, जब हमसे चाल पूछी गई है कारों की तो हम चाल ही मान करके चलेंगे। माना पहली कार जो कि A से चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। A से चलने वाली को हमने कह दिया है पहली कार, A से चलने वाली की जो चाल है वो हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और साथ ही
जो दूसरी वाली कार है, अब दूसरी वाली कार किसे हम कह रहे हैं, जो कि बिंदु बी से चल रही है, स्थान बी से चल रही है, तो बी से चलने वाली की चाल बराबर, इसे हम कह लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति 1 की, जहाँ स्थिति 1 हमें बताई गई है कि जब यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो यह हो जाती है हमारी स्थिति नंबर 1। स्थिति 1 में जब ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलने का मतलब है ए भी ऐसे चल रहा है और बी भी इसी दिशा में चल रहे हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं। चाहे तो आप इसका चित्र तो फिर से बना सकते हैं इसे समझने के लिए। मान लीजिए यह ए है, यह बी है, जिनके बीच की दूरी हमें 100 किलोमीटर दी गई है। यहाँ से एक कार चलना प्रारंभ करती है, वह इस दिशा में चलती है, और जो ए से कार चल रही है वह भी इस दिशा में चलती है, और मान लेते हैं वह इतनी दूरी के पश्चात और यह इतनी दूरी चल करके यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ हम इसे कम दूरी से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका मतलब है इसकी चाल कम है, क्योंकि यह तभी इसे पीछे से पकड़ सकते हैं जब ये तेज चाल से चलेंगे। अगर ये धीरे धीरे चल रहे होंगे, ये तेज चल रहे होंगे, तो फिर तो बी आगे ही निकल जाएगा, ए उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये जो स्थिति दी गई है कुछ इस तरीके से बनाई गई है, बी थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, ए थोड़ा तेज स्पीड से उन्हें आगे आकर के पकड़ लेते हैं। अब यदि हम यहाँ इस स्थिति में देखें तो ये जो हमें समय दिया गया है वह दिया गया है 5 घंटे। 5 घंटे ही यह गाड़ी चलती है और 5 घंटे ही यह गाड़ी चलती है। तो 5 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद यदि हम कार ए के द्वारा चली गई दूरी का मान ज्ञात करके बताएं, कार ए द्वारा चली गई दूरी के लिए फॉर्मूला होता है कितना हमने समय लिया है गुणा कितनी हमारी चाल है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल है हमारी x, कार ए से चलने वाली, और हमारा जो समय है वह दिया गया है 5 घंटे। तो इस तरीके से कार ए द्वारा चली गई दूरी हो जाती है 5x किलोमीटर। तो यहाँ इस चित्र पर हम लिख सकते हैं 5x किलोमीटर। और कार बी द्वारा चली गई दूरी यदि हम निकालना चाहें तो फिर से वही चाल गुणा समय। बी के लिए जो चाल है वह है y, और समय तो दोनों के लिए ही 5 घंटे था, तो इसीलिए 5y किलोमीटर। तो ये जो बी वाली है वह चले हैं 5y किलोमीटर। यदि अब आप इस चित्र से देखेंगे तो यहाँ यदि हम इस कुल दूरी में से इसे घटा लेते हैं तो हमें मिलेगा 100 किलोमीटर। यह हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है 5x। 5x में से यदि हम 5y को घटा लेते हैं, इतनी दूरी को हम यहाँ से काट दें, तो यह हमें 100 किलोमीटर के बराबर देंगे। तो हमारे पास एक रिलेशन हो गया इन दूरियों के बीच में। तो चित्र के हिसाब से 5x में से 5y घटाने पर हमें मिल जाते हैं 100। पूरी समीकरण से 5 कॉमन ले लेने पर हमें मिलेगा, 5 से भाग कर लेंगे तो 20 बार, समीकरण नंबर 1। इस तरीके से यह बन जाती है समीकरण नंबर 1। फिर से एक और चित्र को समझ लें कैसे हमने बनाया है। यदि ये कारें अलग अलग चालों से, इसलिए हमने एक को कम दूरी और एक को ज़्यादा दूरी प्रदर्शित की है, एक ही दिशा में चल रही हैं, ये भी आगे की तरफ जा रहे हैं, ये भी आगे की तरफ ही जा रहे हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। तो 5 घंटे के पश्चात हमने इन्हें मिलते हुए दिखाया है, दोनों एक ही बिंदु पर दिखाए गए हैं। हमने 5 घंटे के लिए पहली कार और दूसरी कार की तय दूरियां ज्ञात की और हमने पाया कि इन दोनों दूरियों का अंतर 100 किलोमीटर के बराबर है। इसी तरीके से दूसरी स्थिति को पढ़ लेते हैं, स्थिति नंबर 2। स्थिति 2 के अनुसार वह कह रहे हैं यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं। अब यदि हम विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं तो फिर से इस चित्र को बना लें, हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमें दिए गए हैं ए और बी स्थान, जिनके बीच की दूरी पहले से 100 किलोमीटर है। अब ये जो दोनों कारें हैं ये विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा में चलने का मतलब है ये एक दूसरे की तरफ चल रही होंगी तभी यह मिल सकती हैं। अगर ये इस तरफ जाएंगे और ये इस तरफ जाएंगे तो कभी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम मान लेंगे कि माना ये इस तरफ चल रहे हैं और बी वाले चल रहे हैं इस तरफ। तो यहाँ से ये हमने प्रदर्शित किया इतनी दूरी, और यहाँ बी से यहाँ तक ये चले हैं इतनी दूरी। फिर से हम वही काम करते हैं, हम दूरियां ज्ञात कर लेते हैं। तो स्थिति 2 में हमें जो समय दिया गया है वह दिया गया है 1 घंटे के पश्चात। तो हम 1 घंटे में चली गई दूरी ही ज्ञात करके बताएंगे। 1 घंटे पश्चात कार ए द्वारा
चली गई दूरी या तय की गई दूरी, चली गई दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल का मान है x और समय का मान है 1 घंटा। यदि हम 1 की गुणा भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x ही हम लिखेंगे। इसी तरीके से कार b द्वारा चली गई दूरी बराबर y किलोमीटर। यह हो जाती हैं कुल तय दूरियाँ। आप देख रहे हैं यह हमने बताया x और यह बताया है y। यदि हम इन दोनों दूरियों को जोड़ लेते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि यह 100 किलोमीटर के बराबर हो रहा है। तो इसीलिए इन दोनों दूरियों को हम जोड़ लेंगे और 100 के बराबर रख लेंगे। तो यह हो जाती है हमारी दूसरी समीकरण। और फिर से हम इन्हें विलोपन विधि से हल कर लें। आपने देखा क्वेश्चंस भी हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनमें गुणांक हमें पहले से ही बराबर मिल जाते हैं। तो फिर से हम करेंगे इन्हें विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। जोड़ लेने पर यह दोनों कट जाएंगे। x और x 2x बराबर में 120, x बराबर 60। इस मान को हम लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में रख लेने पर एक वाली है हमारे पास x माइनस वाई, तो इसका मतलब है 60 माइनस वाई बराबर में 20। y का मान हम निकालेंगे तो 60 में से 20 घटा लेने पर यह हो जाता है 40। तो यह हमें मिल गए x और y के मान। और x और y हमने माने थे a से चलने वाली और b से चलने वाली कारों की चाल। तो हमें मिल जाता है पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल बराबर हमने मानी थी y किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान हमें मिला है 40। तो इसीलिए चाल हो जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने यहाँ 3 क्वेश्चंस की बात की अपनी इस वीडियो में। और भी कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, साथ में हम आपको इनकी कुछ हिंट भी बताएंगे कैसे उनकी इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करके बताइए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें भिन्न ज्ञात करनी है और भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। इसलिए हम मान लेंगे माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न हो जाएगी x बटे y। स्थिति 1 के अनुसार एक भिन्न अर्थात x बटे y 1/3 के बराबर हो जाएगी जब उसके अंश से 1 घटा दें। तो इसलिए हमने अंश में से 1 घटाया और उसे 1/3 के बराबर रख दिया है। जैसे ही आप इनकी तिरछी गुणा करोगे तो आपको यहाँ समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाएगी। दूसरी बार में वह कह रहे हैं वह 1/4 हो जाती है, इसलिए हमने रखा है बराबर में 1/4 जब हम हर में 8 जोड़ देते हैं। तो इसलिए हमने भिन्न को लिखा और हर में 8 जोड़ दिया है। फिर से आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको दूसरी समीकरण मिल जाएगी। आप इन्हें फिर से विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, चाहे जो भी विधि आपको अच्छे तरीके से आ गई है उस विधि से हल कर सकते हैं। और x और y के मान आप ज्ञात कर लेंगे, वही आपको देने वाले हैं भिन्न 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। लेकिन यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, दोनों इकाइयों को बढ़ा देते हैं, दोनों विमाएं हम बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। हमें ज्ञात करना है आयत की विमाएं अर्थात आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो यही मान करके चलेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर है x इकाई और चौड़ाई बराबर है y इकाई, तब क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसीलिए x गुणा y वर्ग इकाई। पहली स्थिति के अनुसार एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। हमारे पास जो क्षेत्रफल है वह है xy, वह 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, इसीलिए x माइनस वाई हो जाता है। यह कब होता है? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। पहले लंबाई थी x, लेकिन अब हम कर रहे हैं 5 कम, तो इसीलिए x माइनस 5, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई थी y, लेकिन बढ़ा देनी है 3, इसीलिए +3 कर लेते हैं। नई लंबाई गुणा नई चौड़ाई करने पर हमें प्राप्त होगा नया क्षेत्रफल, जो कि बराबर है पहले वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम, इसीलिए हमने लिखा है xy माइनस 9। यदि हम इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं तो यह हमें मिलेगा, xy से xy काट लेने पर समीकरण हो जाती है 1। दूसरी स्थिति में यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई थी x, यदि हम उसे 3 इकाई बढ़ाएंगे तो x + 3, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें
चौड़ाई थी y, फिर से उसे 2 इकाई बढ़ा दें तो जो हमारा क्षेत्रफल है वह 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। फिर से आप इनकी आपस में गुणा करेंगे और आपको समीकरण नंबर 2 मिल जाएगी। 1 और 2 को हल करने पर आपको प्राप्त होगा लंबाई का मान 17 इकाई और चौड़ाई का मान 9 इकाई। उसके बाद हमने थर्ड क्वेश्चन लिखा है, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदते हैं तो हमें 46 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदते हैं तो हमें 74 रुपये देने पड़ते हैं। तो हमें पता करना है कि जो बंगलौर का बस स्टैंड है वहाँ से मल्लेश्वरम का किराया कितना है और वहाँ से यशवंतपुरम का किराया कितना है। तो हम वही मान लेते हैं, माना बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x रुपये है और यशवंतपुरम का किराया y रुपये है। पहली स्थिति में कह रहे हैं 2 टिकट हम मल्लेश्वरम के खरीदते हैं, एक टिकट x रुपये का है तो 2 टिकट हमें मिलेंगी 2x रुपये की। 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदने हैं, जब एक टिकट y का है तो 3 टिकट हो जाएंगी 3y रुपये की और हमें कुल मिलाकर के देने हैं 46 रुपये, इसीलिए 2x + 3y बराबर 46। दूसरी स्थिति में जब हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के खरीदेंगे तो 3 की गुणा करेंगे x में 3x, 5 टिकट यशवंतपुर के, 5 टिकट हमें लेने हैं यशवंतपुर के तो 5y, कुल मिलाकर के हमें देने होते हैं 74 रुपये। फिर से आपको दोनों समीकरणें मिल जाती हैं जिन्हें आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, जो भी विधि आपको अच्छे से आ गई है। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ मददगार लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।